मैं कसम देता हूँ कि मैंने इस केस के बारे में जो भी बयानात दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, जो एविडेंसेस दिए हैं, उनमें से कोई भी किसी तरह से फैब्रिकेटेड नहीं है। इवन जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है। मैं सारी जो एविडेंसेस हैं, सीडीआर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप उन्हें चेक करवा सकते हैं हर तरह से। वो बात सच है झूठ है, इसका अजाब आपके ऊपर पड़ना है। बिल्कुल ऐसी है मैम। आप और दुनिया में भी जवाब दें, आप आखिरत में भी जवाब दें, बिल्कुल। और कब्र में भी भुगतेंगे। बिल्कुल मैम, सबको जाना है। बिल्कुल ऐसी तो है। समझ के आपने हाथ रखना है। जी मैम। रात को 1:30 से 2 बजे मैं घर पे आता हूँ। आने के बाद खाना शाना खा के मेरी वाइफ मुझे बताती है कि जी इस तरह से घर पे झगड़ा हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया। देवर ने और ससुर ने मोबाइल छीन लिया बहू से। जी। ओके, आगे? मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या थी कि जी उसमें उसके मैसेजेस थे लड़के के। आपके पास उन मैसेजेस का कोई सबूत है? जी मैम है। दिखा दें मुझे। जी मैम, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्क्रीन पर आप लोग मैसेज देख भी सकते हैं जो कि मैंने इस पर पढ़े हैं, और मैं मुनासिब नहीं समझती कि मैं अपनी जबान से ये अल्फाज अदा करूं जो कि इसमें चैट में लिखा हुआ है। मेरे पेरेंट्स बेसिकली उस दिन लाहौर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन किसी वजह से नहीं गए, तो ये लोग घर पे वापस आ गए। ठीक है। घर वापस आ गए तो आपके सामने वो सारी चीजें वो रंगे हाथों पकड़ी गई। कितने लोग थे? मैम 2 लोग, एक मेरा नेबर था और एक वो थी। इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है। दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया है। उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है। फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी इतना, मैंने भाभी बाहर आई है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है। तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था। जाहिर है। मामा पापा वैसे बाहर थे तो वो बाहर निकल रहे हैं। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक। इतनी देर में वो बाहर निकल गया, यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके पास उसके बाद अंदर आया हूँ। मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आता। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं। ओके। जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम कोट राधा किशन के एक नवाही गांव में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप ये देखेंगे आगे जाके कि एक शौहर दुहाई दे रहा है। अपनी अहलिया, अपनी बीवी के मुतालिक संगीन इल्जामात की गुफ्तगू कर रहा है, और वो इल्जामात ऐसे हैं कि जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, जो कि काम कानून का है, थाने का है, लेकिन थाने ने ये काम किया नहीं। अदालत भी कुरान पाक को मानती है, बीइंग अ मुस्लिम हम भी कुरान पाक को मानते हैं, और कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के जो बात कह दी जाए उस पर यकीन किया जाता है, और फिर आगे से आप आर्ग्यूमेंट, आप आगे से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैं भी प्रोग्राम के आगाज में अपने कैरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी बात करेंगे वो कुरान पाक की मौजूदगी में, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखते हुए करेंगे, क्योंकि इल्जाम जब तक ट्रायल चल रहा होता है दोनों पार्टीज की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। आप तैयार हैं? जी मैम, मैं तैयार हूँ। पहले मुझे पूरा नाम बता दें। मोहम्मद आफ्ताब जमील। आफ्ताब जमील। जी मैम। आफ्ताब, आप वजू कीजिए जी, और जी। कुरान पाक पर हाथ रखें, और फिर उसके बाद हम आपसे आगे बात करें। जी बिल्कुल। वुजू आपने कर लिया? जी मैम। कुरान पाक मंगवाइए। बेटा कुरान पाक लेके आओ। अब आप ये देख लें कि ये कुरान पाक के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है। जी मैम। ठीक है। जी हमारी दुनिया, हमारी आखिरत, हमारा दीन इस पर कंप्लीट है। बिल्कुल। ठीक हो गया? बिल्कुल मैम। अब आप इसके ऊपर हाथ रख के जो बात करेंगे वो बात सच है झूठ है, इसका अजाब आपके ऊपर पड़ना है। बिल्कुल ऐसी है मैम। आप और दुनिया में भी जवाब दें, आप आखिरत में भी जवाब दें, बिल्कुल। और कब्र में भी भुगतेंगे। बिल्कुल क्योंकि मैम। हम सबको जाना है। बिल्कुल ऐसी तो है। समझ के आपने हाथ रखना है। जी मैम। मैं कसम देता हूँ कि मैंने इस केस के बारे में जो भी बयानात दिए हैं,
जो सबूत दिए हैं, जो एविडेंसेस दिए हैं, उनमें से कोई भी किसी तरह से फैब्रिकेटेड नहीं है। इवन जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं है। मैं सारी जो एविडेंसेस हैं, CDRs हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप उन्हें चेक करवा सकते हैं हर तरह से। और मेरे जो कोलोफेल हैं उन्हें जिस तरह से मर्जी जस्टिफाई किया जा सकता है, उनमें किसी किस्म का तजाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा नाम क्या आपका? मोहम्मद आफ्ताब जमील। मोहम्मद आफ्ताब जमील। उम्र कितनी है आपकी? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। शादी को कितना अरसा हुआ? 12 साल हो गए मैम। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। ये 12 साल का अरसा कैसे गुजरा? मैम अच्छा था, पहले फाइनेंशियली कुछ मामला ठीक थे। मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट पे। एक अच्छी जॉब थी। 21 में जाके मेरी वो जॉब ख़त्म हुई। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पर थी? जी मैम कॉन्ट्रैक्ट पे थी। ठीक है। उसके बाद मैं मेरे फादर मूव हुए रिटायरमेंट के बाद गांव में, तो हम लोग यहाँ पे गांव में मूव हो गए। कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे ससुरालियों के साथ, जिसके मद में मेरी वाइफ को वहाँ पे बुला लिया जाता है यूज़ करने के लिए। और एट द एंड मैं सारा वो केस करके और केस करने के बाद अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को यहाँ पे वापस ले आता हूँ। लेकिन उस पहला झगड़ा जो अपने ससुरालियों के साथ शुरू हुआ था वो कौन सा ईयर था? मैम 2022। 22? जी मैम। तब से सही झगड़े शुरू हुए हैं और अब तक चल रहे हैं? जी मैम। किस बात पर झगड़ा हुआ? मैम मेरे साले से झगड़ा था। बेसिकली उस घर में कुछ मामलात ऐसे चलते थे, मैं हमेशा अपने आप को अवॉइड करता था। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं वहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करता था। क्योंकि उसमें भी मामला ये था कि मेरे एक साले का बेसिकली उसकी वाइफ के साथ रिलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम था। और उससे एक थोड़ा डाउट था। मेरे एक जो हमजुल्फ थे उन पे के उनके मेरी वाइफ के साथ रिलेशंस गलत हैं। तो मैंने उसे क्लियर करने के लिए उनकी थोड़ी हेल्प आउट की कि आप CDR से चीज़ें क्लियर कर लो। और जब मैंने हेल्प आउट की तो मेरे जो इन लॉज थे वो मेरे खिलाफ हो गए। मेरे साले से लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा हुआ, बात तलख कलामी तक पहुंची। पहले मैं वहाँ पे लड़ने के लिए गया, उसके बाद उन्होंने मेरे पे फायरिंग की। ठीक है। मेरे पे घर आके। ठीक है। जिसकी रैकी वो लेते रहे। उस टाइम पे भी मैंने CDRs के थ्रू प्रूफ किया था कि मेरे नेबर में वो किसी से कॉन्टेक्ट में थे कि मैं कब घर आ रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। और जब वो सारी चीज़ें हुई तो एट द एंड उन्होंने मेरी वाइफ को वहाँ पे बुलाया विद चिल्ड्रंस, क्योंकि उन्हें पता था मेरे बच्चों के बारे में इंटेंशंस क्या हैं। और मैं वहाँ पे मजबूर हो गया। ठीक है। जी मैम। नानो नफका का केस चला। 9 मंथ्स के बाद मैं अपनी वाइफ को वापस लाया। सिद्रा नवाज गिल जस्टिस थी, जिन्होंने मेरे बच्चों की तरफ मेरी इंटेंशंस को देखते हुए ये सारा वो चीज़ें सॉर्ट आउट की। में आप पर मंथ क्या पे करते रहे हैं? मैम अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के करीब मेरा बच्चों का जाता था। उसके बाद क्योंकि मैं इस चीज़ पे बड़ा इंटेंट होता था कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। 14,000 देते थे? 14,000 वो देता था। 1,200 रुपये किराया देता था जो बच्चों को मिलने के लिए लाते थे। वो 2 दफ़ा बच्चे आते थे तो तकरीबन 2400 रुपये वो हो जाता था। उसके अलावा ऑब्वियसली मेरे बच्चे आते थे तो मैं उनके लिए खाने पीने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए वो सारे मामलात करता था। ठीक है। जी। तो जी मैम कोर्ट में मुलाकात होती थी। देर की मुलाकात होती थी? मैम तकरीबन आधे से पौने घंटे की। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये वाला जो सिलसिला है नानो नुफ्का, पैसे देना, कोर्ट में मुलाकात करना, इसकी ड्यूरेशन क्या है? 9 मंथ्स। सिर्फ 9 माह? सिर्फ 9 माह के बाद सुलह हो गई? जी मैम। आपके पास जी मैम आ गए। जिंदगी दोबारा चलने लग पड़ी? जी बिल्कुल। कितना अरसा ठीक चलती रही? मैम तकरीबन 6 से 7 माह। जब वो वापस आ गई, सुलह हो गई, तो फिर मामलात रूटीन पे चलने लगे? जी मैम रूटीन पे चलने लगे, बट उसकी एक ही जिद थी, मुझे अलग मकान लेके दो। ठीक है। और मैं उसमें थोड़ा सा उस पे इस वजह से इंटरेस्ट लेता था क्योंकि यहाँ पे गांव में बच्चों की एजुकेशन का बड़ा मसला होता था। ठीक है। तो मैंने ये सोचते हुए कि मैं एजुकेटर स्कूल में अपने बच्चों को एडमिट करवा दूंगा, मैंने बच्चों को एजुकेटर स्कूल में एडमिट करवाया और मैंने सिटी में कोट राधा किशन सिटी में जाके एक घर ले लिया। ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे माइंड में ना तो कोई नेगेटिविटी। जी मैम रेंट पे लिया। मेरे माइंड में उसके अकॉर्डिंगली कोई नेगेटिविटी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। लेकिन बच्चों को मैंने वहाँ पे एडमिट करवाया और साथ में एजुकेटर स्कूल की ही टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए उन्होंने प्रिंसिपल ने मुझे हायर किया, मैंने उसकी टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। बट ऑन द 3rd मंथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे से गाड़ी जो थी वो क्रैश हो गई थी, पलट गई थी और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें प्रॉब्लम्स आई, इंजर्ड हो गया और मेरा थोड़ा आई प्रॉब्लम हुआ था, मुझे नज़र आना बंद हो गया था। तो ऑब्वियसली मुझे वापस घर आना पड़ा। यहाँ पर अबाई घर? जी मैम अबाई घर में आना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स थे वहाँ पे, अकेला ना तो मैं रह सकता था, मुझे मेडिसिन के लिए जाना पड़ता था और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। फिर आप वापस यहाँ आ गए? जी मैम वापस यहाँ पे आ गया। दोबारा शुरू हो गया कि वापस क्यों गए? जी मैम जी मैम यहाँ पे आ गया तो झगड़ा इस हद तक शुरू हो गया कि हमारे इज़्दवाजी ताल्लुकात किसी भी तरह से रहे ही नहीं। ठीक है।
अब ये जो छोटे छोटे मसाइल आप बता रहे हैं ना, ये घर घर की कहानी। जी मैम। ठीक हो जी मैम। दानो नुफ्का का केस तब आता है जब बहुत सीरियस पोजीशन आ जी मैम, ऐसे ही है। जी मैम। इश्यूज जो चल रहे हैं, जी जी, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, आ गई सुलह हो गई। जी मैम, सुलह हो गई। अब आपका मेजर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको थाने से भी शिकायत है, आपको माशरे से भी शिकायत है, आपको कानून से भी शिकायत है, तो आपके पास मौका है, मुझे बताएं आपका इशू क्या है? मैम मेरा इशू ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। रिकवरी के बाद मैंने प्राइवेट एक कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी लाहौर में। रिकवरी कितने महीनों में हुई? मैम तकरीबन 4 से 5 माह में। 5 माह के बाद क्या हुआ? मैम 5 माह के बाद ये हुआ, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मैं लाहौर रह रहा था, मैं वीकली बेसिस पे घर आया करता था। ठीक है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फैमिली साथ रह रही थी। 31 मई को, ठीक है, कुछ घर, जी लास्ट मंथ, यानी कि 31 मई थी 2024, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। ठीक है, मैं उसके 2 दिन बाद घर पे आता हूँ। रात को 1:30 से 2 बजे मैं घर पे आता हूँ। आने के बाद खाना शाना खा के मेरी वाइफ मुझे बताती है कि जी इस तरह से घर पे झगड़ा हुआ, मेरा मोबाइल छीन लिया, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। मैं उससे पूछता हूँ जी मोबाइल क्यों छीन लिया? ठीक है। कि जी उसमें जी मैसेजेस थे मेरे। मोबाइल किसने छीन लिया? घर वालों ने। घर वालों में कौन है? फादर ने और ब्रदर ने। अच्छा, देवर ने और ससुर ने मोबाइल छीन लिया। जी ओके, आगे? मैंने कहा जी प्रॉब्लम क्या थी? कि जी उसमें उसके मैसेजेस थे लड़के के। ठीक है। तो मैंने कहा किस इंटेंशन से थे? हाँ। तो वो मुझे कहती है जी मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, इस तरह के मामला थे। और रोती धोती है और बच्चों का वास्ता देती है। मैं उसे कहता हूँ जी ठीक है, जो बात हो गई सो हो गई, इस बात को यहीं पे खत्म करो। आपके पास उन मैसेजेस का कोई सबूत है? जी मैम है। दिखा दें मुझे। जी मैम, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो सीडीआरस के थ्रू वो चीज़ें साबित हो रही हैं कि उन टाइमिंग्स पे सबूत हैं। मैसेजेस दिखा दें। जी मैम, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जी मैम, आप ये देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स लिए मैं? जी मैम, स्क्रीनशॉट्स लिए थे क्योंकि ये मोबाइल उसके पेरेंट्स को हमने वापस कर दिया था। अब इसमें जो सेंडर है उसका नंबर नहीं आ रहा। मैम आ रहा है, नेक्स्ट मैसेज पे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, डन। ओके, ये स्क्रीन पर आप लोग मैसेज देख भी सकते हैं जो कि मैंने इस पर पढ़े हैं, और मैं मुनासिब नहीं समझती कि मैं अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करूं जो कि इसमें चैट में लिखा हुआ है। ओके, आगे चलें जी। इस बात पर ससुर ने मोबाइल खींच लिया। जी मैम, मोबाइल खींच लिया। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आते हैं। ठीक है। मैं ट्रॉमा में था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इवन मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। वजह? मैम बहुत बड़ी टेंशन थी। अच्छा, टेंशन। ठीक है, ठीक है। मैम नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आते हैं और मेरे फादर और मेरे ब्रदर बार बार कहते हैं कि ये मैसेजेस दिखाओ इन्हें। ठीक है। और मैं कहता हूँ जी मुझे इन डिटेल्स में नहीं पढ़ना। ठीक है। मैं अपने बच्चों की तरफ देखते हुए वो मोबाइल सीधा उसके फादर को पकड़ाता हूँ। ओके। वो उसे समझाते हैं। ठीक है। वो मेरे पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है, मेरे से माफ़ी मांगती है और वो चले जाते हैं। ठीक है। वो चले गए, हंसी खुशी रहने लग गए। मैं अगले दिन अपनी जॉब पे चला जाता हूँ। आपके फादर को और आपके भाई को किसने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो कहीं और गलतकारी या गलत किस्म के रिलेशन में मुलव्विस? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये मैसेजेस अभी देखे हैं? आप इन मैसेजेस में एक मैसेज ऐसा भी देखेंगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग घर से बाहर जा रहे हैं और ये 2-3 घंटे बाद आएंगे या ये कल वापस आएंगे। मेरे पेरेंट्स बेसिकली उस दिन लाहौर जा रहे थे। ठीक है। लेकिन किसी वजह से नहीं गए तो ये लोग घर पे वापस आ गए। ठीक है। उससे पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था। घर वापस आ गए? फिर घर वापस आ गए तो आपके सामने वो सारी चीजें वो रंगे हाथों पकड़ी गई। इस घर में? जी मैम, इस घर में। कितने लोग थे? मैम 2 लोग, एक मेरा नेबर था और एक वो थी। अच्छा, ये दोनों थे? जी मैम, ये दोनों थे। रेड हैंडेड? जी मैम, रेड हैंडेड पकड़े गए। ससुर ने देखा? मैम भाई ने देखा। फिर मना किया? फिर क्या हुआ? फिर मना किया, मोबाइल ले लिया, उसके पेरेंट्स को कॉल की। कुछ नहीं, मारा पीटा किसी ने नहीं, कुछ नहीं किया। उसके पेरेंट्स को कॉल की, इवन मुझे तक नहीं बताया कि मैं तैश में आके कोई गलत कदम नहीं उठा जाऊँ। फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करने के बाद घर पे सारी चीज़ें, नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, वो मुझे बताती है। मुझे बताने के बाद उसी इवनिंग में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। उसका फादर आते हैं। आपने क्या कहा सुनने के बाद? मैंने सुनने के बाद जब उसने कहा जी मैं आज के बाद तौबा करती हूँ, तो मैंने कहा गलती हो गई, ठीक है, कल को अपने बच्चों की तरफ देखो, दोबारा ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। ठीक है। वो मेरे से कमिट करती है। इवन हाफजा थी वो। हाफजा होने के बावजूद मैं मैसेजेस की डिटेल्स में नहीं। जी मैम, कमिट कर लिया कि अब किसी, मैम टोटल 8 दिन गुजरे। 8 दिन बाद फिर से 8 दिन बाद ये हुआ कि
बच्चों की छुट्टियां हुई, बच्चों ने पप्पू की तरफ जाना था, उसने जिद की कि जी मुझे मेरी मदर की तरफ छोड़ दें। ठीक है। मैंने उसकी सिस्टर को कॉल की कि मैं मदर की तरफ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आप इसे समझा दें। ठीक है। मदर के क्यों नहीं? मैं मदर की तरफ इसलिए नहीं, मदर बेसिकली उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी, जो वो कहती थी वो ठीक थी, वो स्टार्ट से चला आ रहा था, मुझे पता था, उनकी एक नेचर का पता चल जाता है। और उनकी बहन पर आपको एतबार? जी मुझे एतबार था। ठीक हो, मैं उनकी बहन के छोड़ा? जी मैम, मैंने बहन की तरफ छोड़ा। ठीक है। इवन जब मैंने बहन की तरफ छोड़ा तो उसी टाइम पे उसकी मदर उसे लेने आ गई, उनका आपस में कांटेक्ट था। ठीक है। उसने मदर को बताया था। वो आप रोक भी नहीं सकते ना, माँ है उसकी। जी मैम। अच्छा, फिर मेरे वहाँ होते हुए यानी कि मैं उन्हें कहता हूँ जी आप इसे यहीं पे रहने दें, 2-3 दिन इस सिस्टर की तरफ रह लेगी, उसके बाद 2-3 दिन दूसरी सिस्टर की तरफ रह लेगी, फिर हमें ईद पे अपने घर जाना है। ठीक है। मैं वहाँ पे छोड़ के उसे आ जाता हूँ। ठीक है। ये बात है 10 जून की। ठीक है। 10 जून को मैं छोड़ के आता हूँ। 11 जून को उसके फादर आके या उसकी मदर आके उसे वापस अपने घर ले आते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कौन लेके गया, लेकिन वो अपने घर आ जाती है। ठीक है, आगे। मैम 14 जून की रात को, यानी कि 13 जून का डे था और रात स्टार्ट होगी 14 जून की। ठीक है। मेरा ब्रेक होता है तकरीबन 12:15 पे या 20 मिनट पे। ठीक है। हमें बीच में मिड टाइम मिलता है। ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ किसी काम की वजह से, क्योंकि मेरी कभी आदत नहीं रही थी मैं लेट नाइट अपनी वाइफ को कॉल करूँ। ठीक है। कभी भी नहीं की थी। उस दिन मैंने बाई चांस कॉल की। उस दिन मैंने कॉल की तो 12:46 पे, आप CDRs में देख सकती हैं। ठीक है। मेरी कॉल जाती है, उसका नंबर वेटिंग पे है। ठीक है। मैं पूछता हूँ जी इस टाइम किसकी कॉल है, क्योंकि मैं तो मोबाइल यहाँ पे ले चुका था, उसके फादर को दे चुका था, उसकी मदर के नंबर की ये बात है। नंबर बिजी जा रहा है? जी, नंबर बिजी जा रहा है, वेटिंग पे जा रहा है। कितनी देर? मैम मेरी तो कॉल गई ना, वेटिंग पे था। उसने कॉल पिक की। मैंने उसे पूछा जी कि आप जो है किससे बात कर रही हो। उसने अपनी सिस्टर का नाम लिया। तो मैंने कहा उसके हस्बैंड घर पे आ गए होंगे और रात को 1 बजे कौन सी बहन अपनी बहन से बात करती है। ठीक है। तो उसने मेरे से बहस करना स्टार्ट कर दी। मैंने उसकी सिस्टर का नंबर मिलाया उसी टाइम पे। ठीक है। मेरे कॉल काटने में और नंबर मिलाने में उसकी सिस्टर का नंबर बिजी जाने लग गया, यानी कि वो कॉल करने लग गई। ठीक है। ठीक है, वो कॉल करने लग गई, लेकिन कह लें कि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसकी सिस्टर उस टाइम पे अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी और वो फ़ोन बच्ची ने उठाया। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद मेरी कॉल गई तो वो बच्ची ने मुझे कहा जी मामा कोई काम कर रही हैं या जो भी है। मैंने कहा आप मेरी बात करवा दो। उसकी सिस्टर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा जी आपकी अभी उससे बात हो रही थी? ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी नहीं बात हुई। नहीं हुई। मेरी बात हुई थी। ठीक है। मेरे हस्बैंड के आने से पहले हुई थी और मेरे हस्बैंड को आए हुए 2 घंटे घर पे हो गए हैं। मेरा दिमाग खराब है, मैं जो इस तरह बात करूंगी। ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और ये चीज़ें अब फिर हो रही हैं। रात को 1 बजे बात कर रही है। तो वो इवन मुझे ये कहती है कि ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। इवन अगर इस तरह की माँ हो तो मैं भी अपने बेटों के लिए कभी तुम्हारी बेटियों का रिश्ता ना लूँ। ठीक है। ठीक है सर। जी मैम। कोई भी शरीफ शख्स जो है वो जी मैम काम बर्दाश्त नहीं करता। जी। उसके बाद मैम मैं 12:46 या 47 की ये बात होगी, 12:51 या 52 पे मैं दोबारा कॉल करता हूँ। उसे कहता हूँ कि अपनी मदर से मेरी बात करवाओ। ठीक है। यानी कि मेरी सास से। वो पास बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी ये किसी और से बात कर रही है। वो मुझे कह रही है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एट द एंड मैं जब उन्हें कहता हूँ जी मैंने रुखसाना से पूछ लिया है, ये उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो इसी चीज़ पे थी, ये उससे बात कर रही है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं इसका सर फाड़ देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, मैं इसके फादर को बताती हूँ। मैंने अपना मोबाइल लेके रख लिया है। ठीक है। ये 12:51 या 52 की बात है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आती है। लास्ट कॉल मेरी 1:05 पे है उन्हें, जो मेरी बात हुई। वो कहती हैं जी अब ये मोबाइल यूज़ नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन उसी रात जी, लेकिन आप देख सकती हैं CDRs में कि एक के साथ वो कॉल पे है और दूसरे के साथ वो मैसेजेस पे है। दोनों से एट अ टाइम कॉन्टेक्टेड है। ये दोनों कहाँ रहते हैं और ये कौन है? मैम ये एक नेबर था। नेबर है जी, एक मेरा नेबर था साहिल आकाश। साहिल जी। साहिल मैरिड है? नहीं मैम अनमैरिड है। और साहिल कब से रहता है इसी मोहल्ले में? मैम ऑब्वियसली बचपन से रहता है। और आप लोग भी पुराने रहते हैं? जी मैम हम लोग भी पुराने रहते हैं। आकाश कौन है? मैम साहिल आकाश उसका पूरे का नाम है। ओके। दूसरा मैम जुबैर असलम नाम है। वो मेरा खालाजाद कजन है। खालाजाद कजन? जी मैम। खाला का बेटा? जी मैम मेरी खाला का बेटा। वो मैरिड है? जी मैम वो मैरिड है। उसके कितने बच्चे हैं? मैम एक बेटी है। न्यूली मैरिड है? जी अप्रोक्सीमेटली 2 साल हुए हैं मैरिड शादी को। तो वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है और साहिल भी इन्वॉल्व है? जी मैम उसी टाइम पे। अच्छा, अब ये बात साबित हम कैसे कर सकते हैं? मैम CDRs के थ्रू। CDRs दिखा दे मुझे। जी मैम मैं दिखाता हूँ आपको उसी रात की CDRs। साहिल का दिखा दे मुझे कि कितनी कॉल्स हैं और क्या डिटेल्स हैं। मैम ये देखें, यहाँ 12:10 पे कॉल स्टार्ट हुई है। ये इनकमिंग कॉल होगी। ठीक है। 181 वाला नंबर, ये जुबैर असलम का नंबर है। ठीक। और ये उसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे, ये जो मेरे हाथ में पेपर आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है CDR। CDR का मतलब ये होता है कि आप नंबर को चेक कर सकते हैं कि इस नंबर का किस किस नंबर के साथ कॉल पर कांटेक्ट रहा,
कितने घंटे बात हुई, कितने सेकंड बात हुई, कितने मिनट बात हुई, किस नेटवर्क पर बात हुई, किस बंदे से बात हुई, इसे कहा जाता है CDR। अच्छा, CDRs ये निकाल के बैठे हैं अपनी बीवी की, जिसमें बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये 2 लोगों के साथ कॉन्टिन्यूसली राब्ते में है, जबकि ये करने वाला काम था इनकी कहने पर, इनके कंप्लेन करने के ऊपर पुलिस का, जो कि पुलिस ने नहीं किया। जाहिर है मरता क्या ना करता, अपनी बेटियां भी नजर आ रही थी, अपना घर भी खराब होता नजर आ रहा था, शरीफ आदमी है तो खुद ही से एफर्ट स्टार्ट की। एफर्ट में फर्स्ट स्टेप लिया कि पहले सुलह की, दूसरा स्टेप लिया कि सास को बताया, समझाने की कोशिश की, तीसरा स्टेप लिया CDRs निकलवाई। और CDRs जो मैंने देखी हैं उसमें ये बात वाकई क्लियरली साबित होती है कि इस खातून का ताल्लुक या गपशप या मामला 2 लड़कों से साबित होते हैं CDR के मुताबिक। आगे मैं अपनी वाइफ से आके पूछता हूँ रात में कि तुम्हें क्या ज़रूरत क्या है राब्ता करने की, तुम मुझे वो क्लियरली बताओ। हाँ, उस बात पे हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, यानी कि उसमें कोई मारपीट नहीं होती। ठीक है, झगड़ा होता है, मेरी मदर मुझे डांटना स्टार्ट कर देती है कि अगले दिन ईद है, तुम हमें ईद मनाने दोगे या नहीं मनाने दोगे, और ये सारी मामले मैं खामोश हो जाता हूँ। अगले 3 दिन मैं उसे पूछता रहता हूँ। एट द एंड मैंने पूछना भी छोड़ दिया, मैंने उसे ये कहना, उसने खाना पीना छोड़ दिया कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। ठीक है, मैं उसे बाहर से खाना ला के दे रहा हूँ, मेरे घर का वो कुछ नहीं खा रही, मैं उसे बाहर से खाना ला के दे रहा हूँ। मैं उसे यहाँ तक कह रहा हूँ कि बच्चों के बारे में सोच लो, अभी भी जो कुछ हो गया मैं उस पर मिट्टी डालने के लिए तैयार हूँ, बच्चों के बारे में सोच लो, लेकिन वो नहीं बाज आती। ठीक है, वो मेरे ही नंबर से अपनी मदर को कॉल करती है, क्योंकि मैं मोबाइल नहीं दे रहा था उसे। मैं ये चाह रहा था, मुझे ये था कि शायद ये 1-2 दिन में संभल जाए, लेकिन वो नहीं संभली। वो चोरी से कॉल करती है, अगले दिन उसके फादर की कॉल आ जाती है मेरे फादर को कि क्या मसला है। तो मेरे फादर कहते हैं, वो मुझे पूछते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ जी आप उन्हें कहें कि वो आके ले जाएं। ठीक है, वो आते हैं, वो आके ले जाते हैं। ठीक हो गया, वो ले गए, बात खत्म हो गई। उसके बाद उसने रहना है या नहीं रहना, वो बाद में कोर्ट का मामला था, वो जाके खुला ले सकती थी या मैं डाइवोर्स ले सकता था। मैम इस बात को गुजरते हैं तकरीबन 10 दिन। 19 तारीख को वो यहाँ से चली जाती है और तकरीबन 10 या 11 दिन गुजरते हैं। 30th को मुझे पता लगता है वो अभी तक दोनों से कांटेक्ट में है और मेरे खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा बन रहा है। कैसे पता चलता है? मैम उसकी जो सिस्टर होती हैं, मैं उनके घर पे जाता हूँ। ठीक है, उसकी सिस्टर मुझे कहती हैं कि जी तुम हमारी सिस्टर से प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे। अच्छा, ठीक है। मैं उन्हें कहता हूँ जी मुझे इस चीज़ के एविडेंसेस दें। ठीक है, वो मुझे कहती हैं जी हमें उस लड़के ने कहा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी आप उस लड़के के ने कहा? जुबैर ने। अच्छा, तो जुबैर कौन होता है आपके घर के मामला को सॉल्व करने वाला? मैम जुबैर से वो कांटेक्ट में है ना, मैं कांटेक्ट में नहीं था। अच्छा, ठीक है, ओके। वो मेरे पे ब्लेम करती हैं, मैं आके अपने घर पे बताता हूँ। लेकिन आपको पता है कि कोई भी इस तरह के जब मामला हों तो सबूत के बाद नहीं मानता। ठीक है, मेरे घर वालों ने भी मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया कि तुम इन बातों को बढ़ा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। ठीक है मैम 3rd of जुलाई को CDRs खुल जाती हैं। ठीक है, जो CDRs खुलती हैं, मैं अपने जो भी सोर्सेज थे वो सोर्सेज यूज़ करके मैं CDRs निकलवाता हूँ। CDRs निकलवाने के बाद जब मैं अपनी फैमिली को दिखाता हूँ, जिनमें मेरी मदर होती हैं, मेरे मामू होते हैं और मेरी मामी होती हैं, मैं इन्हें दिखाता हूँ और मैं इन्हें कहता हूँ जी मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, उसने रहना है नहीं रहना वो एक अलग चीज़ है। मुझे जो ये मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि मैं बेटियों का बाप हूँ, कल को मुझे बेटियों की शादी करनी है, और अगर आज मेरे बारे में ये चीज़ आ जाती है कि मैं अपनी वाइफ से इस तरह की गलत हरकत करवा रहा था, इस तरह का काम करवा रहा था, कल को मैं बेटियाँ कैसे बिठाऊंगा? मेरी मदर, मेरी मामी और मैं, हम तीनों मेरी उस साली के घर जाते हैं जिसने वो इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उससे सारी गुफ्तगू होती है और उस गुफ्तगू में आप सुन सकती हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो क्लियरली कह रही है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तो इसे तुमसे रंगे हाथों पकड़वाती। ठीक है, और वो कन्फेस कर रही है कि जी हमारा उस लड़के से राब्ता है। ठीक है, हम उस लड़के को मिलने के लिए भी बुलाते रहे। नहीं दिया, मैंने अपनी साली का साथ नहीं दिया। अगर मैं उसका साथ देता तो मेरी साली हेल्प करती मुझे उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने में। साली का साथ किस बात पे देना था? उसे पकड़ने के लिए। अच्छा, ठीक है, वाइफ को पकड़ने के लिए कि तुमने मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं किया, इवन तुम मुझे बुरा बना देते थे। पहले वाले मामला वो डिस्कस करने लगी, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकती हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है, दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी तो ना, मैंने भाभी बाहर रही है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है, तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था, मामा पापा वैसे बाहर थे, तो वो बाहर निकल रहे हैं। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक,
इतनी देर में वो बाहर निकल गया, यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके पास उसके बाद अंदर आया हूँ, मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आया था। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। अब मुझे ये बताइए कि आप पुलिस स्टेशन गए, राब्ता किया आपने? जी मैम, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें इसी तरह का एक प्रोग्राम था, बंदा मर्डर कमिट कर देता है। ठीक है। तो आपने उससे ये सवाल किया था कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, और ऑब्वियसली हमारा लॉ भी ये कहता है। मैंने पहले इस पे रिसर्च की कि ये लॉ में ये होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने जिससे भी कंसल्ट किया, हमारे यहाँ पे एक जो सिंपल रूटीन में चल रहा है वो ये होता है डाइवोर्स दे दो, आराम से बैठ जाओ। तो मैं, क्योंकि मुझे अपने ये इल्ज़ाम गलत साबित करने थे, डाइवोर्स देने थे, वो इल्ज़ाम उनके ख़त्म नहीं हो रहे थे, बल्कि वो कॉन्टीन्यूअसली वो चीज़ें जारी रखे हुए थे। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने देखा कि 496B हमारे पास एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी औरत जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो विदाउट मैरिज किसी के साथ कोई रिलेशन इंटैक्ट नहीं रख सकती। डेफिनेटली नहीं। और ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं तो 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं। मैम FIR हो जाए तो? जी मैम, अगर FIR हो जाए, मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ और विद एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस के साथ मैं पुलिस स्टेशन कोटरादा किशन आता हूँ 10 जुलाई को। ठीक है। आके मैं एप्लीकेशन देता हूँ। पहले 2-3 दिन 4 दिन तो ये चीज़ रहती है कि जी मुहर्रम है, मुहर्रमों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। उसके बाद पार्टीज को कॉल की जाती है। कोटरादा किशन थाना जो के हदूद में आता है कसूर की, SHO साहब मौजूद नहीं है। मुहर्रमों की ड्यूटियां हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन मुहर्रमों की ड्यूटियों का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि बाकी जो साइल आएंगे उनकी बात नहीं सुननी और उनको लावारिस बेयारो मददगार छोड़ देना है और खुद मुहर्रम की ड्यूटी देनी है। ये बात भी बिल्कुल भी IG साहब ने नहीं की, ना ऐसी कोई बात मैंने कानून में सुनी है, जबकि कोटरादा किशन थाने में हो ऐसा ही रहा है। ओके। उसके बाद मैम, हम मुहर्रमों की ड्यूटी में मसरूफ है। जी मैम, अभी कुछ नहीं कर सकते। जी मैम। कितने दिन का लारा? मैम उन्होंने तीनों पार्टीज को कॉल की, क्योंकि 2 मेरे को अक्यूज थे, एक अक्यूज मेरी बीवी थी। तीनों पार्टीज को कॉल की, लेकिन उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी हम मुहर्रमों के बाद ही नहीं देखते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम कांटेक्ट किया गया, तीनों पार्टियों में से कोई नहीं आया। उसके बाद मैम इन्होंने संडे को बुलाया पार्टीज को, जब सामने ये सारी चीज़ें रखी तो आयो ने ये प्रूफ किया वहाँ पे। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे एक कल्चर चल रहा होता है, जब आप थाने जाते हैं तो आप किसी ना किसी ऐसे रेफरेंस को ढूंढते हैं जो थाने से कोई ना कोई रिलेटेड हो या ताल्लुक़ रखता हो। मेरे जो अक्यूज़ थे उनके साथ आते हैं जी हमारे कोटरादा किशन थाने में एक मुहर्रर रहे हैं, राइटर रहे हैं, और अभी वो ASI हैं थाना चूनिया में। वो उनके साथ सिफारशी बन के आते हैं, इसरार नाम है उनका। वो मुझे जानते भी थे पहले से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, तो मैं थाने आता जाता रहता था लोगों के मसले मसाइल के हवाले से। ठीक है। तो वो आते हैं, सारी बातें होती हैं। एट द एंड आयो, क्योंकि खुद इस चीज़ में था कि अगर ये बात ज़्यादा लंबी जाती है तो मेरी बच्चियों के लिए मसला होगा, कल को इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें लिख के दे देते हैं और ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सुलह कर लो। और मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। मुझे आयोग की इंटेंशंस अच्छी लगती हैं, मैं क्लियरली कहूँगा, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। और मैं लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं करते तो मुझे आई नीड एवरीवन बिहाइंड द बार्स। ठीक है। एटलीस्ट जिन्होंने जो जुर्म किया है, जुर्म तो मैम हुआ है, 496 तो हुआ है, फोर्निकेशन हुआ है, उसके लिए इन्हें होना चाहिए। ठीक है। वो कहते हैं जी ठीक है, वो वहाँ से चले जाते हैं। आयो मुझे कहते हैं जी 1-2 दिन इन्हें दें, ये आ जाते हैं और ये रिटर्न में हमें सारी चीज़ें दे जाएंगे, प्रोवाइड कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैम जाके उन्होंने रिट करना स्टार्ट कर दिया और वो सारे मामला स्टार्ट कर दिए। मुझे रिट का पता लगता है मेरे लॉयर से, क्योंकि लॉयर्स के आपको पता है चैम्बर्स एक साथ होते हैं, जो उनका लॉयर है वो मेरे लॉयर के थ्रू, उनके अकॉर्डिंगली मुझे पता लगता है कि इन्होंने रिट किया, इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है। ठीक है। मैं अपने आयो को बताता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ जी अब मेरी FIR आप दें। ठीक है। लेकिन वही आयो जो पहले मुझे कह रहे थे कि मसलिहत के थ्रू मैं आपकी वो FIR नहीं दे रहा, ठीक है, वो मुझे कहना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी FIR लॉ में है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। मैं उस पर मैम एविडेंसेस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और इवन लाहौर हाई कोर्ट के कुछ केसेस हैं जो मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ कि ये देखें ये FIRs हुई हैं। और 496B अगर स्टार्ट होता है तो थाने से होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद। लेकिन मैम दे आर नॉट एग्री टू डू दैट। इवन मैंने यहाँ तक का, मैं जब फर्स्ट डे थाने में एप्लीकेशन देने आया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, टू कमिट सुसाइड
और टू किल समवन। ठीक है। मैंने क्लियरली पहले दिन भी थाने में ये बात कही, और मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया तो मैंने आपसे भी ये बात कही, और इवन मैंने 1787 पे मेरा राब्ता हुआ, ठीक है, उन्हें भी मैंने ये बात कही कि भाई मुझे एक दफ़ा रिटर्न में दे दें, मेरी FIR नहीं होती। नहीं हुई? फिर नहीं हुई मैम, एप्लीकेशन देने के बावजूद FIR नहीं हुई? नहीं हुई मैम। नहीं हुई। अब मुतालबा क्या है? मैम ऑब्वियसली मुझे FIR चाहिए। अच्छा, और इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या खत्म करना है? मैम देखें, रिश्ता तो एक सिंपल सी बात है, फॉर्निकेशन का जब आप वो करते हैं ना तो उसके बाद रिश्ता इंटैक्ट नहीं रहता। ठीक है, आपने क्या करना है? मैम इंटेंशंस क्या है? मैम देखें, मेरी इंटेंशंस, Continue है या खत्म? मैम मैं आपको सीडीआर प्रोवाइड कर वो सॉरी स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करूंगा जो आप उस पर चला सकते हैं। इवन इसके थर्ड मेरा टाइम सवाल- मैम मैं वही बताने जा रहा हूँ। नहीं, टाइम जरा शॉर्ट है, मुझे ये बताएं कि आपने कंटिन्यू करना है या खत्म? नो मैम, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू नाउ। कंटिन्यू नहीं मैम। खत्म करना? जी मैम। और ये बच्चियां, ये किसकी कस्टडी में जाएंगी? मैम ऑब्वियसली मैं अपनी बच्चियों को, आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स हैं जो जिस तरह की चीज़ें हैं, मैं अपनी बच्चियों को उस माहौल में नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैम माँ का, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, मैम माँ का बाकिरदार होना भी ज़रूरी है पाकिस्तानी आप उसको कानून के साबित कर मुताबिक। सकते हैं? जी मैम, मैं साबित कर सकता हूँ। FIR नहीं करा पा रहे? मैम FIR नहीं हो पा कैसे रही। करेंगे आप? मैम यही तो रीज़न है, आपके पास आने की रीज़न क्या है? कर रही हूँ ना, देखें मैं ना आपकी पार्टी हूँ ना उनकी। जी जी मैं आपसे सवाल कर, जी मैम। आप FIR करवा पा रहे हैं? नहीं मैम, ऑब्वियसली अभी तक नहीं करवा पाया। तो फिर बच्चों की कस्टडी कैसे लेंगे आप? मैम देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह थाने वाले चल रहे हैं हमारा कोर्ट भी इस तरह चले। कोर्ट ने लास्ट टाइम पे भी मेरी इंटेंशंस देखी हैं, और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो किसी एक फोरम पे जाके तो मेरी बात सुनी जाएगी। माँ भी बच्चों की हकदार है ना? मैम ऑब्वियसली है, मैम ऑब्वियसली है, माँ बच्चों की हकदार थी। यही को कौन संभाले? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बच्चों की हकदार है कानूनी तौर पे। लास्ट टाइम थी, मैंने 9 मंथ उनका जो सारा वो था वो दिया। संभालेगा? मैम बच्चों को मेरी मदर संभाल रही हैं। आपकी मदर तो ज़ईफ है। जी मैम ज़ईफ है, लेकिन वो संभाल रही हैं। इसके बावजूद भी आप बज़िद हैं कि आपने बच्चे लेने हैं? जी मैम, बच्चे तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ की तो कोई डिमांड ही नहीं थी बच्चों की, वो तो छोड़ के चली गई। ठीक है, अब है? नहीं अभी भी नहीं है। नारुन उफ्का का केस? नहीं मैम, अभी भी नहीं है, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया उन्होंने। टेंशन तो थी ना मैम? वो तो 9 मंथ पहले जो केस हुआ था उसमें थी इंटेंशन 9 उनकी। माह के बाद क्या बदल गया? अभी नहीं है उनकी इंटेंशन कोई। अच्छा, ठीक हो। जी मैम। कहना चाहती हो? नहीं मैम, मुझे सिर्फ मेरी FIR चाहिए, ठीक है। और क्योंकि सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है। और मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है, जो आप कर सकती हैं अथॉरिटी से, वो क्वेश्चन ये है कि अगर सिंध हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में एक FIR दर्ज हो रही है, वो पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? सेकेंडली, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपके माशाल्लाह प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं और बड़े पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस तरह के मामले का एंड जो है वो कत्ल निकलता है या खुदकुशी निकलता है। बहुत अच्छा और वो क्यों निकलता है? वो क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी अथॉरिटीज मेल को किसी तरह की भी कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रही, फैसिलिटेट ही नहीं कर रही। ज्यादा ऑनर किलिंग के केसेस भी करते हैं। मैम ऑनर किलिंग के केसेस बिल्कुल करते हैं। मारता है ना, औरत को कत्ल कर देता है कि गैरत के नाम पे कत्ल। कभी देखा है किसी औरत ने आदमी को कत्ल कर दिया हो गैरत के नाम पे? बिल्कुल मैम, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखें, अब मेरे पास जो ऑप्शन आ गई है, आपने कहा कि मेल के साथ ही ऐसा होता है। जी, मेल कत्ल क्यों करता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे आज तकरीबन 1 माह हो गया है। अच्छा। थाने के चक्कर लगाते हुए, CDRs निकलवाते हुए, सारे कुछ निकलवाते हुए, प्रूफ करते हुए, और आप ही ने कहा कि मैं FIR नहीं करवा पा रहा। जब सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और मेरे पे जो इल्जामात लग रहे हैं, मैम फिर गलत रास्ता बच जाता है ना। तो वो चूज करोगे? मैम ऑब्वियसली जब ऑप्शन नहीं बचती आपके, मैं नहीं करना चाह रहा, तभी मैं अथॉरिटीज के पास जा रहा हूँ। शहरोज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। शहरोज वो किरदार है इस कहानी का जिसने रंगे हाथों अपनी भाभी को देखा था। शहरोज, पूरा नाम बता दो। शहरोज जमील। शहरोज जमील। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। 21। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज से? इंटर किया मैंने, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा। शहरोज, क्या देखा था उस दिन? उस दिन हमने मैम देखा कि हम आए हैं मेडिसिन लेने गए थे, तो मैं मामा पापा सब आए हैं वापस। आके हमने देखा कि ना दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आया तो अंदर का जो भाई के रूम का दरवाज़ा था वो लॉक था। तो हमने दरवाज़ा नॉक किया, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद दरवाज़ा ओपन हुआ है। तो उस टाइम दोनों रूम में से निकले हैं। दोनों रूम से निकले? ये देखा आपने? जी। मुझे वो जगह दिखा सकते हो? जी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किसका कमरा है? ये भाई का रूम है। भाई का कमरा है, अंदर आ जाए। अच्छा, इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है। दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया है, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है। फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से?
तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी तो ना, मैंने भाभी बाहर रही हैं तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है। तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था, मामा पापा वैसे बाहर थे तो वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक, इतनी देर में वो बाहर निकल गया, यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके पास, उसके बाद अंदर आया, मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आता। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं, ओके, जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। ठीक है। और वो सारे मैसेज अब आपके सामने हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अरसलान साहब बात कर रहे हैं? जी अरसलान साहब, मेरा नाम तहमीना शेख है, मैं नियो टेलीविजन से बात कर रही हूँ। आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मुझे ये बताइए कि ये केस जो इनका है, इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी। आफ्ताब जमील का जो केस है जिसमें आप जी। इनकी मिसेस को गिल्टी कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सीडीआर के मुताबिक। इनका कौन सा केस है और कौन सा मैंने गलती की है? अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। इनका मतलब कि इनकी कौन सी एफआईआर नंबर कौन सी है और उसमें मैंने गलती कहाँ लिखा है? मैं बता दूँ आपको, जवाब दे दूँ जी जी। आपके पास ये सीडीआर्स लेकर आए हैं, आपके पास ये मैसेजेस लेकर आए हैं जिसमें वाहियात किस्म की गुफ्तगू की गई है किसी गैर मर्द के साथ इनकी अहलिया ने। आपने देखी? आप कहाँ पे हैं अभी आप? और ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको लोकेशन भी दे देती हूँ अपनी। नहीं, मैं आपके जवाब देने के पाबंद तो नहीं होना मैं। आप पाबंद हैं कंप्लेनेंट को नहीं तसल्ली हूँ मैं। देना, नहीं उसका हूँ मैं। मसला सुनने के आप पाबंद हैं। कंप्लेनेंट का ये मसला है। डिफेंडेंट मुझसे बात करें ना, आपके अगेंस्ट तो नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि ये कंप्लेनेंट कहता है कि मेरी बात अरसलान साहब ने सुनी है, पार्टी को बुलाया है, बात की है। कंप्लेनेंट मैडम आपसे बात कर रहा है ना जी। आप उससे पूछ लें सारी डिटेल। नहीं, आप बात करने से गुरेजा क्यों है? आप बात क्यों नहीं करना चाहते? किसी इशू में बैठा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आ जाएं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज जो है मैं रिसेंड कर दूंगा। अगर रिपोर्ट मेरे पास है तो मैं बनवा दूंगा रिपोर्ट उसकी। इनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए जी, एफआईआर क्यों नहीं है? आईजी साहब ने तो कहा है कि कंप्लेनेंट की एफआईआर फौरन दर्ज होनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे एफआईआर दर्ज? मैंने एफआईआर एफआईआर दर्ज करनी है, उनसे जाके आप करें डिस्कस ये मैटर। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आईओ क्यों बन गए इस केस के जब आपको ये लगता है कि उन्होंने ये करनी है? ही नहीं, मेरे पास केस है ही नहीं। इसने मुझे कहा कि ये ग्रीवेंसेस है मेरे, मैंने सुन लिए। इसने मुझसे जो है क्या नाम है इसका, जो है कोई डिमांड की नहीं है। कौन सी डिमांड? नेक्स्ट अच्छा, इसने मेरे से कहा कि जी ये मसला है। मैं कहा अच्छा आप क्या चाहते हैं? इसने कहा जी कि उनको एक दफा बुलवा लें। ठीक है। मैंने इधर मैंने उन्हें बुलवा लिया। ओके ठीक है। फिर? उसके बाद इनका जो है पैचअप सीन चल रहा था। ठीक है। पैचअप चल रहा था, पैचअप हो चुका था या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है खुला वगैरह फाइल कर दिया। तो ये भाई साहब तब तो वेटिंग पे थे और अब अचानक से एक दिन में है ये डीपीओ साहब के पास, मलिक अहमद साहब के पास, आपके पास जो है ये भागे फिर रहे हैं। वो भाई ऐसी क्या आकर आगे के खुद जो है तुम लोग टाइम ले रहे हो। ठीक है। और आप खुद ही जो एक दिन के अंदर, मैं सुबह था इधर आरपी ऑफिस, ठीक है, यहाँ से 4 शाम को फ्री हुआ हूँ। ओके, तो अभी इसकी कॉल आई है तो मुझे आपसे बात कराई इसने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बुलाया, आपने बात की, उस टाइम इनका पैचअप हो रहा था, ये डीपीओ के पास पेश हुए, खातून ने खुला दायर कर दी। ये सबका अपना अपना हक है, वो कर सकता है। ऐसा ही है ना, खातून अगर इनके साथ नहीं रहना चाह रही, वो खुला लेना चाह रही है तो वो उसका हक है, वो ले सकती है, हम उसे मना नहीं कर सकते। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आपके पास जब एक एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, बकौल आपके कि ये सवाल आप एसएचओ से करें, जब एक पेपर या डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ तो किस बेस पर केस को देखा जा रहा है या किस बेस पर दोनों पार्टीज को थाने में बुलाया जा रहा है? मैडम आपको कानून का शायद इल्म होगा ज्यादा मेरे से जी, लेकिन मैं एप्लीकेशन आती है उस पे मैसेज कन्वे किया जाता है दोनों पार्टीज को कि आप जो है आ जाएं अपने, तो केस की कोई कंप्लेंट आती है उसकी वेरिफिकेशन का भी हमें जो है बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हुक्मनामा तलबी पे पार्टीज को बुलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर वो चीज एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एलिगेशन जो था वो प्रूव हुआ था, गिल्टी कौन हुआ था?
पार्टीज कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। अभी मजीद उसको सुनना है आपने? मैडम उसमें पार्टीज ही कंप्लीट नहीं हुई, उसमें एक फरीक जो है, 2 फरीक आए हैं, 2 फरीक अभी तक आए ही नहीं है। अच्छा, कौन से 2 फरीक आए हैं आपके पास? वो भी नहीं आई। वाइफ नहीं आई? नहीं। अच्छा, हस्बैंड उसके फादर आए थे। फादर आए थे, ठीक है। आपने वो CDRs और मैसेजेस देखे जिसमें वाहियात गुफ्तगू? जो CDRs हैं और मैसेजेस मोबाइल से पता चलते हैं कि जो हमें, मतलब मैंने इनबॉक्स खोल लिया है, मैसेज खोल लिया, ठीक है। भेजने वाले का नाम, नंबर और वो डिटेल लिखी होगी, जो रिसीविंग पार्टी है वो कौन है, ठीक है, नहीं है ना उसमें। ठीक है। CDR जो इन्होंने मंगवाई है वो प्राइवेटली मंगवाई है, ठीक है। प्राइवेटली जो कंजर आप बोल सकती है ना, उसको आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम तो अगर ऑफिशियल वे से मंगाएंगे तो उसी पे वर्क कर सकते हैं ना, ऑफिशियल वे तब होगा। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। आप पहली बात है, प्राइवेटली इसने मंगवा ही नहीं सकता बंदा कोई, लेकिन इनके पास तो आ गई है। लॉ ब्रेक किया इसने, ठीक है। अब इनके लिए क्या हुक्म है? इनके लिए हुक्म ये है कि मेरे पास ये आ जाएं। अच्छा, हम इनको फिर जो दूसरी पार्टी है उनको कल बुला लेते हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर रिपोर्ट बना के दे देते हैं SHO को कि सर ये मामला है, इनको बुलाया है, ये आ गए हैं, उनको बुलाया वो नहीं आए, और उनको बुलाया वो नहीं आए, और ये बात हुई है, इस पे जो आप मुनासिब हुक्म सादर फरमाएं। मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, जो आज का कैरेक्टर है, वो टोटली मैंने डिफरेंट पाया। हम हर प्रोग्राम में देखते हैं कि एक साइड पे मुदई बैठा होता है, एक सेंटर में मुलजिम है और दूसरी साइड पे पुलिस होती है। अच्छा, जब हम केस को डिटेल के साथ रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो समझ में आता है कि मुलजिम का क्या कसूर था, इसका क्या कसूर था, और दोनों के कसूर मिलकर कोई कहीं 1 मर्डर कर रहा है, कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 3 कर रहे हैं, कहीं ऑनर किलिंग हो रही है, कहीं बेटियों को जला दिया, मार दिया, बीवी को कत्ल कर दिया, बीवी को दबो दिया, या शौहर को कत्ल कर दिया गया। हम ये देख रहे होते हैं अपने हर FIR की एंड पर कि मर्डर केस है तो मर्डर मीन्स के कहीं ना कहीं कत्ल तो हुआ है। लेकिन आज मुझे मेरे साथ जो कैरेक्टर बैठे थे, नाम क्या आपका? आफ्ताब जमील। अच्छा, आज मेरे साथ जो कैरेक्टर यानी कि आफ्ताब जमील जो बैठे थे, बड़ी पॉजिटिव बात इन्होंने की। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं टू द पॉइंट इनको अपने टॉपिक की तरफ लाऊं, सवालों की तरफ लाऊं, ताकि टाइम हमारा जो शॉर्ट है उसमें से हम क्लियरली निकाल सकें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, FIR करवाना चाहता है ये शख्स थाने में, इसकी FIR नहीं हो पा रही। CDRs निकालती है पुलिस ने CDRs नहीं निकाली। पुलिस के पास जाके अपनी बीवी के किरदार के हवाले से सबूत के साथ बात करता है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस की जानिब से कोट राधा किशन थाने में ये कहा जाता है कि हम मसरूफ हैं फिलहाल, मुहर्रम की ड्यूटियों में, फारिग होंगे तो देखेंगे। और फिर एक मर्तबा ये भी कहा गया कि जो कंप्लेन आप करवाना चाहते हैं इसकी हमें कानून इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम ये FIR दर्ज नहीं कर सकते। अब ये सारे सिनेरियो को हम जब देखते हैं और मुख्तलिफ केसेस का जब हम कंपैरिजन करें तो हमें बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि कत्ल क्यों होता है। कत्ल सब्र पर सब्र करने के बाद, थाने के कोऑपरेट ना करने के बाद, इंसाफ ना मिलने की उम्मीद पर एट द एंड हो जाता है मर्डर। और जब मर्डर हो जाता है तो वो शख्स जिसको मुदई होना चाहिए था वो बन जाता है मुलजिम, जैसे कि आज की कहानी है। अब ये FIR दर्ज करवाना चाहते हैं लेकिन इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, जो कि कानून पर सवालिया निशान है। कोट राधा किशन पुलिस स्टेशन पर एक सवालिया निशान है कि चीख कर आपको एक शख्स ये कह रहा है कि मैं जुर्म नहीं करना चाहता। थाना कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम जुर्म नहीं करना चाहते, तुम तो हमारी खुराक हो, तुम जुर्म करो, हम तुम्हें पूछेंगे। अब अफशीन जो कि आफ्ताब जमील की अहलिया हैं, अब तक अगर वो भी अपने बारे में बात करना चाहती हैं या कोई स्टेटमेंट देना चाहती हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए ओपन है। जैसे इन्होंने राब्ता किया और बात की तो आप भी बात कर सकती हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।